प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के लिए रवाना होंगे। ब्राजील में कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा रूस और चीन भी भाग ले रहे हैं। बैठक का मुख्य मकसद $100 अरब की लागत से ब्रिक्स बैंक की स्थापना करना है। इसके अलावा बैठक में जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय, विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर भी चर्चा होगी। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ से मिलेंगे। मोदी के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद मोदी को एक और प्रशंसक मिल गया है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। कैमरून ने मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता बताया है। मोदी की जीत के बाद कैमरून पहले ही फोन कर मोदी को बधाई दे चुके हैं। भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में कैमरून ने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों साहसिक सुधार करने वाली सरकारें हैं जो प्रगति और स्वतंत्र उद्योग में विश्वास रखती हैं। कैमरून ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। बजट में जम्मू को आईआईटी दिए जाने पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर राज्य को बांटने का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से बांटने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। उमर ने कहा कि पीडीपी भी केंद्र सरकार से मिली हुई है। ट्राई संशोधन बिल पर सहयोग की तलाश रही मोदी सरकार को शरद पवार के रूप में एक समर्थक मिल गया है। शरद पवार ने इस मसले पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। पवार ने कहा कि वो नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का विरोध नहीं करेंगे। उनकी नियुक्ति में उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखता। मोदी के कामकाज को लेकर सवाल पर पवार ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अब तक मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे बेहतरी की कोई उम्मीद की जा सके। एनसीपी प्रमुख ने नेता विपक्ष पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में सोनिया गांधी का साथ दिया है। पवार का मानना है कि कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मिलना चाहिए। कांग्रेस के दूसरे सहयोगी दल भी चाहते हैं कि नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं देने पर बीजेपी अड़ी हुई है। बीजेपी इसके लिए कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस इस लड़ाई को कोर्ट ले जाती है तो बीजेपी वहां भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। भारी बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता तक पहुंची बीजेपी अब संसद में अपने नए तेवर में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में पुनर्गठित बीजेपी संसदीय दल का नेता बनाया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है, जबकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी संसदीय दल ने कुछ और अहम फैसले लिए हैं। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू को सरकार का मुख्य सचेतक बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक तथा अविनाश राय खन्ना को राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया गया है। पार्टी ने लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 3 सचेतक भी बनाए हैं। बीजेपी ने गणेश सिंह को लोकसभा में पार्टी का सचिव और भूपेंद्र यादव को राज्यसभा में सचिव बनाया है, जबकि पीसी मोहन बीजेपी संसदीय दल के नए कोषाध्यक्ष होंगे। इस बजट में टैक्स में रियायत देने के बाद भी वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल नहीं भरा है। अरुण जेटली ने कहा कि अगर देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत देने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए की टैक्स छूट दी गई। अगर विरासत बेहतर मिलती तो इसी बजट में लोगों को टैक्स में और ज्यादा छूट देने की कोशिश की जाती। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद आज अमित शाह एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। अमित शाह के बेटे की आज सगाई है। बेटे जय शाह की सगाई वाईएमसी क्लब में होगी। सगाई के लिए क्लब के आसपास के इलाके को चमका दिया गया है। वाईएमसीए की ओर जाने वाली सड़क की हालत कई साल से काफी खराब थी, लेकिन उस सड़क को रातों रात चमका दिया गया। इसके अलावा वाईएमसीए के सामने लाल रंग का मंडप भी सजा दिया गया है। इस तैयारी में कहीं कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसके लिए अहमदाबाद महानगर पालिका ने पूरा जोर लगा दिया है।
बीजेपी अध्यक्ष के बेटे की सगाई में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के आने की उम्मीद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत मोदी सरकार के कई मंत्री अमित शाह के बेटे की सगाई में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं के भी सगाई समारोह में आने की संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के अलावा राज्य का पूरा मंत्रिमंडल इस सगाई का साक्षी बन सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद से शांत बैठे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में फिर धरने की सियासत शुरू करने जा रहे हैं। आज वो रोहिणी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरने पर बैठेंगे। केजरीवाल का आरोप है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। केजरीवाल के साथ सोसाइटी के पदाधिकारी भी धरने पर बैठेंगे। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के घर से चोरी गई 1 करोड़ 15 लाख की रकम उनके चचेरे भाई की थी। रुपए बरामदगी को लेकर गिरिराज सिंह ने पटना पुलिस को बताया है कि बरामद हुई रकम उनके भाई राकेश की थी। उनके बयान से पटना पुलिस ने संतुष्टि जताई है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वो राकेश का बैंक स्टेटमेंट खंगाल रही है। कर्नाटक विधानसभा समिति ने एक विचित्र सिफारिश की है। समिति का कहना है कि राज्य सरकार को स्कूल और कॉलेजों में मोबाइल फोन पर बैन लगा देना चाहिए, जिससे राज्य में रेप की घटनाओं पर रोक लगेगी। कमेटी ने रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफे के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार बताया है। महिला एवं बाल विकास पर बनी इस विधायी कमेटी ने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा विभाग को निर्देश देकर स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। कमेटी की चेयरपर्सन और कर्नाटक की कांग्रेस विधायक शकुंतला शेट्टी ने कहा कि जब तक छात्र 18 साल के न हो जाएं और उनमें परिपक्वता न आ जाए, उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने इस सिफारिश का समर्थन किया है। अनंत कुमार ने कहा है कि कैंपस के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि मोबाइल नहीं, गंदी मानसिकता रेप के लिए जिम्मेदार है। नकवी ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट अपराधी मानसिकता वाले लोगों को कवर देती है। वहीं कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि ये रिपोर्ट बेवकूफाना और हास्यास्पद है। इस तरह की रिपोर्ट का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। देश में सूखे के बीच मायानगरी मुंबई के लिए आने वाले 2 दिन काफी नाजुक हो सकते हैं। मुंबई में अगले 2 दिन भी भारी बारिश का अनुमान है, जिसके चलते मुंबई की सड़कों पर जल भराव जैसे हालत हो सकते हैं। बरसात के अलावा मुंबई में हाई टाइड की भी आशंका जताई गई है। मुंबई में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर और पश्चिम भारत को कल गर्मी से निजात मिल सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को बरसात की संभावना जताई है। उत्तराखंड के कुमाऊं और पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के लोगों को बारिश के लिए 1 दिन का और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में बरसात का अनुमान जताया है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि दिल्ली में हर रोज 18 बच्चे लापता हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। एक एनजीओ ने दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी थी। पिछले साल दिल्ली में 6494 बच्चे गायब हुए थे। बिहार के जहानाबाद में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में तोड़फोड़ भी हुई और नारेबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री की सभा में हंगामे से लोग हैरान हो गए। दरअसल एक स्थानीय नेता को भाषण का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री के पास वक्त कम था, इसीलिए उस स्थानीय नेता को भाषण देने से रोक दिया गया, जिसके बाद उसने हंगामा बरपा दिया। बाद में जब मुख्यमंत्री ने समझाया तो कार्यक्रम दोबारा शुरू हो सका। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के मौके पर रेलवे का एक बार फिर वही डरावना मंजर सामने आया। हजारों लोग जान दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर थे। 600 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन पर 3000 से ज्यादा लोग सवार हो गए, जिससे ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म तक अफरा तफरी मची रही। इस तरह का नजारा हर साल यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन इसे काबू पाने में हमेशा नाकाम रहता है। बोकारो में नाबालिग से हुई दरिंदगी पर देश भर में तगड़ी प्रतिक्रिया के बाद स्थानीय प्रशासन अब जाकर जागा है। घटना के 5 दिन बाद प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने कहा कि घटना के गुनहगारों की जल्द गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद फीता काटकर कांवड़ियों के लिए रास्ता खोला गया। मेले के उद्घाटन के मौके पर राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह और पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान मौजूद थे। श्रावणी मेला 1 महीने तक चलेगा।
भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। पुलिस अधिकारी पर यह आरोप लगाया है जयपुर की महिला ने। महिला जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है। पीड़ित के मुताबिक उसके पति पर भोपाल में केस दर्ज था। उसी के सिलसिले में वो एडिशनल आईजी से मिली थी। बाद में उस महिला को डरा धमकाकर रेप किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी अफसर छुट्टी पर है। यूपी के जौनपुर में नाबालिग से दरिंदगी के बाद पंचायत का तुगलकी फरमान सुनाने का मामला सामने आया है। नाबालिग से रेप के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद तय हुआ कि पीड़ित को 10,000 रुपए दिए जाएं। घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर रेप किया था। यूपी के रामपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। खबर है कि एक भाई ने अपनी 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार ने बहन की शादी तय की थी, लेकिन वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर कई दिनों से घर में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा बढ़ने पर भाई ने उस बहन को गोली मार दी। बीच बचाव करने पर जब दूसरी बहन आगे आई तो उसे भी गोली मार दी। यूपी के गोंडा में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत हुई है। पहले नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, उसके बाद 2 दिनों तक उस लड़की के साथ रेप किया गया। शिकार बनाने के बाद नाबालिग लड़की को फैजाबाद स्टेशन पर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की वहां से गोंडा अपने घर पहुंची। बाद में गोंडा के नवाबगंज थाने में रेप और अपहरण का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गुड़गांव के पालम बिहार में 10वीं की एक छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। वो छेड़छाड़ की घटना से परेशान थी। आरोप है कि जमरा प्रसाद और रिंकू नाम का युवक उसे लगातार परेशान करते थे। पुलिस ने छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नवी करीम में एक लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी किन्नर बनकर लड़की से मिला, फिर उसे नौकरी का झांसा देता रहा और रेप का शिकार बनाया। लड़की उड़ीसा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। आरोपी उसे पहला फुसलाकर अपने ठिकाने पर ले गया और रेप किया। वहां से भागकर लड़की नवी करीम थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वसंत कुंज में पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर एक क्वालिस कार में तेल भरा जा रहा था। उसी दौरान क्वालिस कार आगे बढ़ गई, जिससे मशीन उखड़ गई। मशीन उखड़ने के साथ ही जबरदस्त धमाका हुआ। आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। दिल्ली के नाथुपुरा में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। झड़प में 1 दर्जन लोग घायल हुए। झगड़े के दौरान एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। एक कार को तोड़ दिया गया और रेडीमेड कपड़ों के शोरूम को तहस नहस कर दिया गया। शोरूम का सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। झांसी के नवाबाद में हमलावरों ने एक वकील पर हमला बोल दिया। वकील अकेले पार्क में घूम रहा था। उसी वक्त कई लोगों ने उस पर हमला किया और गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल वकील को कानपुर में भर्ती कराया गया है। मामले में एसपी नेता चौधरी असलम शेर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में महज 10 रुपए के लिए दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उसी दौरान 10 रुपए के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ी कि एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है। हरियाणा के रोहतक में टोल नाके पर गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। गांव वाले टोल की दरों को लेकर काफी समय से टोल नाके का विरोध कर रहे थे। शनिवार को विरोध ने झगड़े का रूप ले लिया। टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की गई, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये टोल इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था। चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग से बिल्डिंग का एक फ्लोर जलकर खाक हो गया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों को कई घंटों जूझना पड़ा। अलीगढ़ में एक सिरफिरा फौजी अपने ही आंख के तारों का दुश्मन बन गया। पहले उसने पत्नी और बेटे को गोली मार दी, फिर पड़ोसन को भी गोली मार दी। अंधाधुंध फायरिंग में फौजी की बेटी भी घायल हुई है, जिसकी हालत भी नाजुक है। आरोपी फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोग रोज रोज बिजली कटौती से तंग होकर सड़कों पर उतर आए। बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा रोकने के लिए जब पुलिस पहुंची तो उसे भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाजियाबाद में रोजाना
16 से 17 घंटे की बिजली कटौती रहती है। उनकी शिकायतों को बिजली विभाग अनसुना करता रहा है। आज दुनिया को पता चल जाएगा कि फुटबॉल में कौन है वर्ल्ड चैंपियन। जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच आज फाइनल खेला जाएगा। ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच घमासान होगा। जर्मनी मेजबान ब्राजील को धूल चटाकर फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हॉलैंड को शिकस्त दी है। जर्मनी को पिछले 4 मेजर टूर्नामेंट में फाइनल या सेमीफाइनल में हार मिली है। जर्मनी के सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। गोलकीपर मैनुअल नोयर, डिफेंस में मेट्स हुमेल्स, मिडफील्ड में बास्टियन स्विनस्टिगर और सेमी खेदरा जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। वहीं टोनी क्रूज और मेसूत ओजिल भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा थॉमस मुलर, मिरास्लोव क्लोज भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जर्मनी ने टूर्नामेंट में अब तक 17 गोल किए हैं। जर्मनी के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत काफी हद तक मेसी पर निर्भर करेगी। इस मैच में चोटिल एंजेल डिमारिया भी वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा पाब्लो जबलेटा, जेवियर मेस्करेनो, मैक्सी रोड्रिगेज भी कमाल कर सकते हैं। गोलकीपर सर्जियो रोमेरो से पिछले मैच में शूटआउट में किए गए बचाव से उम्मीदें बढ़ गई हैं। वर्ल्ड कप में ब्राजील का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। सेमीफाइनल में जर्मनी उसे 7 के मुकाबले 1 गोल से हराकर पहले ही बाहर कर चुका था। अब उसके खिलाड़ी टीम को तीसरा स्थान भी दिला पाने में नाकाम रहे। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने ब्राजील को 3-0 से हरा दिया। पूरे मैच में ब्राजील एक अदद गोल के लिए तरसता रहा, जबकि नीदरलैंड्स उसके ऊपर गोल पर गोल ठोकता रहा। पिछले 2 मैचों में ब्राजील ने 10 गोल खाए, जवाब में वो केवल 1 ही गोल कर सका। इस हार के साथ ही ब्राजील को चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में ब्राजील का ये सबसे खराब प्रदर्शन है।